हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक्स होंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हमारे किंगडम्स हैं या जगत हैं। वायरस, वायरॉइड और लाइकेन, इनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक बिल्कुल पूज्य है, बोल सकते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक सजेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है कि आप कम से कम जो टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजी जो है आपकी, वो इंग्लिश में ही याद करें, बार बार उनका उपयोग करें, जिससे वो आपको याद होने लगेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस भी कोचिंग सेंटर या जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट चीज उन बुक्स में होंगी, लेकिन आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है बार 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 बार। लैक ऑफ रिवीजन की कमी के कारण ही सिलेक्शन रुक जाते हैं। आपको सभी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन रिवीजन की कमी, एक ही चीज को बार बार, किसी ने कहा है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को, जो कि आपकी एनसीईआरटी है, इसको कम से कम 100 बार क्लियर करें, 100 बार रीड करें, एक एक लाइन, एक कॉमा भी है तो वो भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी मतलब पादप और एनिमेलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। मतलब लीनियस के काल में क्या किया गया, जितने भी जीव थे उनको सिर्फ 2 जगत, ठीक है, 2 जगत बनाए गए। एक बनाया गया पादप और दूसरा बनाया गया प्राणी जगत। मतलब जितने भी जीव थे, कुछ को रख दिया गया पादप में, कुछ को रख दिया गया एनिमल में। क्या क्राइटेरिया था, क्यों रखा, कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। क्या प्रॉब्लम्स आई, हम ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा यूकैरियोट है, कौन सा प्रोकैरियोट है। ये नहीं बता पा रहे थे कि जो पादप है वो सिर्फ एक कोशिक होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, या पादप में सभी आ रहे हैं, प्लांट्स में भी सभी आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते थे। कि जो एल्गी हैं और फंजाई हैं, ठीक है, मतलब जो ग्रीन एल्गी है और फंजाई हैं, ये एनिमल्स तो है नहीं, लेकिन इन दोनों को एक साथ प्लांटी में रख दिया गया था। ठीक है, एल्गी को रखा गया, एल्गी तो प्लांट में आता है, लेकिन फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफ है, मतलब विषमपोषी है। ठीक है, तो कवक क्या है, फंजाई क्या है, विषमपोषी है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अप्रकाश संश्लेषी मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता। तो इसको हम कैसे प्लांट में रख सकते हैं? ये सारी चीजें क्या कर रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, या फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण फिर बाद में एक अच्छा वर्गीकरण किया गया या क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज्यादा माना गया और सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया, जो कि अभी ज्यादा चलन में नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कौन कौन इसमें आते हैं, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. विटेकर। डिस्कस करेंगे, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें आपको याद रखना है कोशिका का प्रकार, मतलब मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा जो है, किंगडम मोनेरा, इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सभी हैं आपके प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया वो सभी यूकैरियोट हैं। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल मोनेरा की बनी होती है सेल्यूलोज रहित, मतलब सेल्यूलोज एब्सेंट होता है, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेल्यूलोज रहित मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, ये बनी होती है काइटिन की। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति ऑफ फंजाई या कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्लांटी मतलब पादपों की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एनिमेलिया मतलब जो जंतु हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आपका है केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में न्यूक्लियर ही नहीं होता, क्योंकि
मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है। इसमें किसी प्रकार के सेल ऑर्गेनल या फिर कोशिकांग उपस्थित नहीं होते। तो जब कोशिकांग ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। प्रोटिस्टा में ये उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांटी में उपस्थित और एनिमल्स में उपस्थित। काय संरचना मतलब बॉडी कैसी होती है? मोनेरा की कोशिकीय होती है, मतलब सेल लेवल पे होती है, एक कोशिक होते हैं, ठीक है, मतलब एक कोशिका प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में कोशिकीय होते हैं। फंजाई बहुकोशिक मतलब मल्टी सेल्यूलर या अदृढ़ उतक, जो टिश्यू होता है उससे पहले वाली स्टेज। प्लांटी उतक भी पाए जाते हैं, कुछ में अंग पाए जाते हैं, किसी किसी में उतक तंत्र मिलते हैं। एनिमेलिया में उतक वाले भी मिलते हैं, अंग वाले भी मिलते हैं और अंग तंत्र वाले भी मिलते हैं। उतक क्या है, अंग क्या है और अंग तंत्र क्या है, ये कैसे बनते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मेरे को ये पता चले कि आपको ये बेसिक नॉलेज है। पोषण की विधि, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, कैसे वो अपना भोजन लेते हैं। मोनेरा कैसे लेते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी में क्या क्या आता है? रसायन संश्लेषी स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी, मतलब कुछ जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि या तो वो किसी केमिकल या रसायन से लेंगे या फिर किसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस करेंगे। पहला हो गया स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। परपोषी कैसे करेंगे? या तो मृतपोषी मतलब मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेंगे, या परजीवी मतलब किसी और बॉडी के अंदर रह के वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। पोषण की विधि होता है आपका प्रोटिस्टा में, वो होते हैं स्वपोषी तथा परपोषी। स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होते हैं कुछ। फंजाई कभी भी स्वपोषी नहीं होते, आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। जो पोषण की विधि है फंजाई में वो परपोषी ही होती है, हेटेरोट्रॉफ ही होते हैं, किसी प्रकार से अपना खाना खुद नहीं बना सकते फंजाई, ठीक है। तो जो भी इंसान अपना खाना नहीं बना सकता उसको आप रिलेट कर सकते हैं, वो क्या है? परपोषी है, ठीक है। प्लांटी जिसमें आते हैं आपके पादप। पादप क्या है? स्वपोषी है, अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स और हमको भी बना के देते हैं, ठीक, या उनका बनाया हुआ खाना हम यूज कर लेते हैं। तो प्लांट्स क्या है आपका? स्वपोषी है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है। एनिमेलिया परपोषी ही होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। खुद खाना नहीं बना सकते का मतलब ये नहीं है कि हम गैस चालू करें और खाना बना रहे हैं, मतलब हम खाने के लिए किसी न किसी दूसरे जंतुओं या प्लांट्स पर डिपेंड ही होते हैं, या तो वो प्राणी संभोजी है या फिर मृत संभोजी या मृतपोषी होते हैं। प्रजनन की विधि इंपॉर्टेंट है। मोनेरा में होता है संयुग्मन, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन, ये सारी चीजें क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। फंजाई निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन करके अपना प्रजनन करते हैं। प्लांटी निषेचन एंड एनिमेलिया या एनिमल्स जो है वो भी निषेचन के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ये टेबल आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, कुछ इसमें कठिन चीज नहीं है जो आपको याद नहीं आएगी या याद होगी नहीं या समझ नहीं आएगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइन, सन 1969 में, ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, R.H. विटेकर। सर R.H. विटेकर के द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की पद्धति प्रस्तावित की गई। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 5 किंगडम, 5 जगत हमने डिस्कस किया, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ओके। कोशिका संरचना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जो मैं नेक्स्ट पढ़ रही हूँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध, यहाँ 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं अलग अलग। इन 5 के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, ठीक है, पहला है कोशिका संरचना, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा पोषण की प्रक्रिया, चौथा प्रजनन और 5वां जातीय वृत्तीय संबंध। ये 5 चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। इसको बेस बनाकर हमने क्लासिफिकेशन किया, हमने मतलब किसने? विटेकर ने, सर विटेकर ने इन 5 को बेस बनाकर या इन 5 को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन किया। उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड मतलब जो क्राइटेरिया डिसाइड किया कि मैं किस बेस पे इनको अलग अलग करूं, ठीक है। तो सब देखा, क्या क्या देखा उन्होंने? कोशिका की संरचना देखी, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे, कोशिका का प्रकार वो क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। शारीरिक संरचना देख रहे थे, पोषण की प्रक्रिया, अपना खाना कैसे ले रहे हैं, प्रजनन कैसे कर रहे हैं और जाति वृत्ति संबंध, उनके बीच में कैसे आपसी संबंध है, ठीक है। तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे
के बारे में आगे विचार करेंगे। इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो ये हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले क्या क्या किया गया था जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं है और जिसके कारण हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले मोनेरा जगत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये लाइन नीट की लाइन है, आपको याद रखना है कि जितने भी बैक्टीरिया आते हैं या जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया मीन्स व्हाट, प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी आपको मोनेरा के अंदर आएंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, माइक्रोब्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मिलने वाले कौन है, बैक्टीरिया हैं, और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी जगहों पे हमको बैक्टीरिया मिल सकते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये लाइन आपको नीट में पूछी गई है। ठीक है, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के, मतलब एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी उठा रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के 100 से ज्यादा आपको बैक्टीरिया वहां पे मिल सकते हैं। इसके बाद जो लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गर्म जल के झरनों, कहाँ ये रह सकते हैं वो बता रहा है। गर्म जल के झरनों, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्रों जैसे, मतलब इन जगहों पर भी, ये जगहों के नाम आपको याद रखना है, इन जगहों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, गहरे समुद्र जैसे विषम प्रतिकूल वास स्थानों जहां दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रह पाते हैं, वहां पे भी ये पाए जाते हैं। मतलब जहां कोई और जिंदा नहीं रह सकता वहां पे भी ये मिल सकते हैं हमको। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी होते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या तो कुछ जीवों के ऊपर रहते हैं, मतलब कुछ जीवों की बॉडी पर रहेंगे, या फिर उनकी बॉडी के अंदर परजीवी या मतलब पैरासाइट के रूप में रहते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गोलाकार, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट है आपका गोलाकार, जिसको हम कोकाई या कोकस बोलते हैं। देख, सेकेंड है छड़ाकार, जिसको बैसिलस बोला जाता है। तीसरा है आपका बैसिलस हो गया। फिर है कॉमा शेप, जिसको विब्रियो बोला जाता है। और फोर्थ है आपका स्पाइरल या फिर सर्पिलाकार, इसको स्पाइरिला या स्पाइरिलम बोला जाता है। तो कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलस या स्पाइरिला और विब्रियो को और क्या बोलते हैं, कॉमा शेप के बैक्टीरिया बोलते हैं। इनको चारों शेप को आपको याद रखना है, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम या स्पाइरिला और विब्रियो मतलब कॉमा शेप। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग या शेप के अनुसार हम बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है हम बैक्टीरिया की, वो है यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। मतलब बैक्टीरिया को अगर हम क्या देखें, इनका शेप देखें, या फिर शेप नहीं बोलना चाहिए, इनको हम स्ट्रक्चर के रूप से देखें तो हमको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कोई जटिलता दिखाई नहीं देती, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई नहीं देती। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी इज द राइट वर्ड। तो किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई नहीं देती, हमको सीधे सीधे समझ में आता है कि ये इसका कैप्सूल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, या फिर स्लाइम लेयर है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और बॉडी के अंदर या साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इजीली समझ में आती हैं। तो बैक्टीरिया संरचना में अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। और नेक्स्ट लाइन जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो क्वेश्चन आपका नीट का पूछा गया है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। मतलब संरचना में तो ये सरल है, लेकिन जो ये बिहेव करते हैं, ठीक है, जो भी बिहेव होगा, मतलब पोषण बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन जैसा लेते हैं वो बोल सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा कठिन है या फिर जटिल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका उपापचय की दृष्टि से, उपापचय इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये लाइन नीट की लाइन है, आपको रटी हुई होनी चाहिए कि संरचना में सरल है, लेकिन उपापचय की दृष्टि से दूसरे जितने भी जीवधारी हैं उनकी तुलना में ये इनमें डिफरेंट टाइप की वेराइटी, ठीक है, विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी हो सकते हैं, कुछ केमिकल मतलब रसायन संश्लेषित स्वपोषी हो सकते हैं। मतलब अलग अलग वैरायटी बता रहा है इसमें।
ठीक है, डाइवर्सिटी है किस किस चीजों में, देखो वो क्या कर सकते हैं, भोजन दो प्रकार से ले सकते हैं, या तो वो क्या कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कीमोसिंथेसिस मतलब रसायन केमिकल से ले सकते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। अपितु भोजन के लिए जो नहीं बना सकते वो क्या करते हैं, अन्य जीवधारियों तथा या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है कि उपापचय की दृष्टि से मतलब मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर होता है उस दृष्टि से बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो आपको याद रखना है किस बेस पे डाइवर्सिटी मिल रही है या किस चीज में डाइवर्सिटी मिल रही है, मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है आर्कीबैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को दो भागों में या दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका आर्कीबैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया, सेकेंड इज यू बैक्टीरिया या फिर इसको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। आर्कीबैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया, आद्य मतलब होते हैं प्रिमिटिव या पुराने, ठीक है, जो पुराने बैक्टीरिया हैं, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो पुराने बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र जिसको हेलोफी बोलते हैं, सेकंड है गर्म जल के झरने जिसको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। आपको ये टर्म्स याद रखने ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, इन टर्म्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कच्छ क्षेत्र या जिसको बोलते हैं मेथिनोजेंस। ये तीन जगह आपको दी गई है जिस जगह पे आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हेलोफी, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथिनोजेंस। लवणीय क्षेत्र मतलब जहां पे लवण बहुत ज्यादा है, सेकेंड है गर्म जल के झरने थर्मोएसिडोफिल्स एंड कच्छ क्षेत्र मतलब मेथिनोजेंस। इन जगहों पे कौन मिलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की रचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग होती है। क्या अलग होता है, इनकी सेल वॉल में ब्रांच्ड लिपिड चेन पाई जाती है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में ब्रांच्ड लिपिड की चेन पाई जाती है, इसलिए ये दूसरे बैक्टीरिया से ज्यादा कठिन जगहों पर जिंदा रह सकते हैं। मेथिनोजेंस अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय भैंस, रूमिनेंट पशु मतलब जो जुगाली करते हैं, उनकी आंतों में मिलते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन या बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, तीनों जगह याद रखनी है कि आर्कीबैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं, हेलोफी, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथिनोजेंस में। और इनकी सेल वॉल में क्या मिलती है, ब्रांच्ड लिपिड की चेन मिलती है जो कि अच्छे से इनको बहुत हार्श हैबिटेट में जिंदा रहने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए उत्तरदायी बनाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है आर्कीबैक्टीरिया के बाद यू बैक्टीरिया या इनको हम ट्रू बैक्टीरिया या सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति, एक फ्लैजिला या कशाप के द्वारा की जाती है। मतलब जो बैक्टीरिया उनकी पहचान कैसे करते हैं, किसकी सेल वॉल क्या होगी, कठोर होगी, इसमें फ्लैजिला मिलेगा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया जिनको हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA। इनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जब क्लोरोफिल ए मिल रहा है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक, यहाँ आपको एक क्वेश्चन और बन रहा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया कैसे, इनकी संरचना कैसे होती है, एक कोशिक, कॉलोनी वाले या फिर फिलामेंटस, तीन टाइप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक मतलब एक सेल में रह सकते हैं, बहुत सारी इनकी कॉलोनी भी बन सकती है और फिलामेंट के रूप में भी ये रह सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हैबिटेट बताया या स्थान, अलवण जल मतलब फ्रेश वाटर में, समुद्र मतलब लवण वाले जल में और स्थलीय, तीन जगहों पर रह सकते हैं। अलवणी जल मतलब जो साफ पानी वहां, समुद्र मतलब लवण वाला जल और स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल, स्थल में भी रह सकते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी हुई होती है। अगर बहुत सारे एक साथ साइनोबैक्टीरिया मिल रही है, कॉलोनी के रूप में है, तो पूरी कॉलोनी के ऊपर जेलीनुमा आवरण से ढका हुआ होगा, जेली के जैसा बना होगा, जो प्रदूषित जल में फलते फूलते हैं। ठीक है, अगर पानी गंदा है तो उस जगह पे साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, आपको याद रखना है। बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक एनाबिना,
ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपका एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। ये लाइन आपकी पूछी जाती है नीट में कि साइनोबैक्टीरिया के उस सेल का नाम बताओ जो नाइट्रोजन का या पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिर करती है। तो उस सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट। साइनोबैक्टीरिया की हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा वो क्या करते हैं, जो भी हमारा पर्यावरण का नाइट्रोजन है उसको स्थिर करते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके क्या करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं और ऑक्सीकृत करने के बाद जो उनको ऊर्जा मिलती है, मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना कि जो भी रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो सभी क्या करते हैं, इनको रसायन को, केमिकल्स को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलता है उनको, एटीपी मिलता है और एटीपी मतलब ऊर्जा मिलती है। तो जो भी ऊर्जा मिलती है उसको क्या करते हैं, जो भी ऊर्जा मिलती है उसको एटीपी उत्पादन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये चारों चीज याद करनी है आपको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका। पुनर्चक्रण मतलब क्या, नाइट्रोजन साइकिल आपने डिस्कस की है, सल्फर साइकिल, जो वाटर साइकिल, ये सब पढ़ते हैं ना, तो इनके पुनर्चक्रण में या साइकिल बनाने में, कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। परपोषी बैक्टीरिया नेक्स्ट जो है वो ये है, परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, मतलब ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। परपोषी में सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, परपोषी में मिलते हैं सबसे ज्यादा अपघटक मतलब डिकम्पोजर। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैविकों के उत्पादन के लिए, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, मनुष्यों, फसलों, फार्म, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ठीक है, इन सभी के जो भी पैथोजन हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो जिसमें बैक्टीरिया शेप एंड साइज और बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में और रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया मेनली क्या करते हैं, सेल डिवीजन के साथ वो या सेल डिवीजन के द्वारा डिवाइड या डिवीजन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में, मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब इनको ऐसा लगता है कि अब ये जिंदा नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं, बीजाणु बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स उसी जगह पे, उसी कंडीशन पे सूखे हुए रह जाते हैं। ठीक है, जब वापस से ऐसी